तो चैप्टर है जंतुओं में जनन। तो इसमें क्या है, जंतुओं में जनन हम अलैंगिक जनन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इसमें बडिंग था और हमने द्विखंडन, विखंडन के द्विखंडन बहुखंडन पढ़ा, बडिंग को वहाँ पर मुकुलन कहते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो तो थोड़ा सूक्ष्म जीवों के अंदर, जैसे प्लैनेरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है, ईस्ट है, इनके बारे में जाना, वो जीव थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में और कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि फंगस होता है, कवक, उसके बारे में भी जानेंगे। तो पौधों के बारे में अलैंगिक जनन, पौधों का लैंगिक जनन तो आप कक्षा 7th क्लास में ही पढ़कर आए हैं, लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन जिसमें कि नर और मादा ना हो, मेल फीमेल ना हो, गैमेट्स, तो उसमें निषेचन कैसे होगा। तो पौधों में दोनों ही विधियां होती हैं, कुछ ऐसी विधियां पढ़ रहे हैं जिसमें कि नर मादा का कोई रोल नहीं है, पौधे के भाग से ही नया पौधा बनता है, ऐसा कुछ हद तक पौधों में पाया जाता है, सभी में नहीं। तो उस विधि का नाम है अलैंगिक जनन, जो पौधों में होता है उसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब इसका मतलब ये है कि पौधों में फूल नहीं बना है, अगर फूल होगा तो बीज बनेगा, तो माना नर और मादा के युग्मक का जनन हुआ है, तो वहाँ संयम नहीं होता है, केवल बिना जनन किए पौधे के किसी भाग से नया पौधा बन जाना, बिना बीज के नया पौधा बन जाना, उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ये एक तरीके से पौधों में अलैंगिक जनन है, जिसमें से दो तरीके से होता है, एक प्राकृतिक जो नेचुरल है, और दूसरा जो इंसानों ने अपनी खोज से, अपनी डिस्कवरी से कराया, उसे कहते हैं कृत्रिम, माना आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक में जड़ से पौधे हो जाते हैं बिना बीज बनाए, जैसे कि शकरकंदी, उसमें बीज नहीं बनता, वो जड़ से ही नया फल आ जाता है, जड़ से ही नए पौधे भी बन जाते हैं। आ रही बात समझ। तो ये एक प्राकृतिक रूप से है, बिना निषेचन करे। दूसरा है तना, तने से नया पौधा बन जाना। जैसे आपने आलू देखा है, भल आलू मिट्टी के अंदर है पर वो जड़ में नहीं होता, तने में होता है, वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, पर वो आलू जड़ नहीं है, वो तना है। उसके अंदर जो काले काले निशान होते हैं, आलू एक तना है, उसके अंदर जो काले काले होते हैं, उतने हिस्से को आप वहीं से अगर टोकरी में काफी समय तक रखा रहे, नमी हो, तो उसमें से हरा हरा निकल जाता है, अंकुरित होने लगता है, उसमें से बर्ड्स निकल जाते हैं, कली से निकलने लगते हैं, वो पौधा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आलू के अंदर होता है, आलू के जो काले काले निशान होते हैं, आई बर्ड्स कहते हैं, आई ट्यूब्स कहते हैं, उसमें से नया पौधा निकल जाता है। तो वो क्या है, तने से नया पौधा बन रहा है। फिर है पत्तियों से, ब्रायोफाइलम, आपकी बुक में एक चित्र है ये वाला ब्रायोफाइलम। इस पत्ती में पौधा होता है पूरा, पत्ती के ऊपर नई पत्ती आती है, और वो पत्ती बड़ी पत्ती में से निकलती है और धीरे धीरे उसमें से जड़ें निकलती हैं। फिर वो मिट्टी में जैसे ही संपर्क में आएंगी या हम संपर्क कराएंगे तो वो क्या होगा, पूरा पौधा बन जाएगा, ना पत्ती से नया पौधा बन रहा है। हम ज्यादातर यही जानते हैं कि बीज से नया पौधा बनता है, परंतु यहाँ बीज नहीं, आप समझेंगे ध्यान से, जड़ से नया पौधा बन गया। दूसरा उदाहरण लिया, तने से भी बन सकता है। तीसरा उदाहरण ब्रायोफिलम का पौधा है, उसमें से पत्तियों में से नई पत्ती, नया पौधा बनता है। तो ये ऐसे उदाहरण थे जिसमें बीज नहीं बना, निषेचन नहीं हुआ, नर मादा के युग्म कोई मेल नहीं है, और पौधे के किसी अन्य भाग से नया पौधा बन जाए, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये थी प्राकृतिक विधि। अब है कृत्रिम विधियां। कृत्रिम मतलब मानवों द्वारा करवाए गए, जैसे रोपण, कर्तन और लेयरिंग। रोपण को इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे एक पौधा जड़ में पूरा उगा हुआ है, ऊपर से काट दिया है, दूसरा पौधा कहीं पर नई किस्म का आम का है या कुछ और है, तो ऊपरी भाग किसी कारण कट गया, तो उसको लाकर उसके ऊपर जोड़ दिया है। मान लो पहले काट लिया था, अब हमें उसे उगाना, दूसरे पौधे का हम चाहे कुछ अंतर भी लाना चाहे उस प्रजाति में, तो उसका ऊपरी भाग उसके ऊपर लगा देंगे, प्रजाति सेम होनी चाहिए। तो आम का ही है, उसका जड़ वाला भाग तने का है, उसके ऊपर दूसरा भाग उसका तने पर लगा दिया गया है और उसको बांध दिया गया है। कुछ समय बाद देखेंगे आप कि वो जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं रोपण विधि। कर्तन में क्या होता है, गुलाब है, उसकी डंडी से कलम बना देगा ठीक से, अगर ठीक से कलम बनाने आती है तो उसकी जो डंडी है तो उससे ही आपका नया पौधा बढ़ जाएगा। ऐसे और भी पौधे होते हैं।
इसके बाद लेयरिंग। लेयरिंग का उदाहरण चमेली के पौधे में है। चमेली के पौधे में क्या होता है, जब वो पतली पतली डंडियां बढ़ती जाती है ना, अगर वो जमीन में टच हो जाए तो जितना हिस्सा जमीन के संपर्क में आएगा मिट्टी की, उसमें से जड़ें निकल जाएंगी और फिर जब वो वहां से बढ़ेगा तो एक नया पौधा निकल चुका होगा। समझ रहे हो? तो वो लेयरिंग है। उस विधि को क्या कहते हैं? लेयरिंग। तो ये मानव निर्मित खोजी गई उनके द्वारा और ये प्राकृतिक रूप से है पहले से। तो इसको मतलब इतने बीज से नहीं, नर मादा के युग्म का कोई संयम नहीं हुआ और किसी अन्य भाग से नया पौधा पुनः हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद इसका ही ये वाला भाग पढ़ेंगे अभी हम, ऊतक संवर्धन। आपको मालूम है कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। एक प्रकार की विशिष्ट कार्य करने वाली विशेष कोशिका एक समूह में एकत्रित हो जाए उसको ऊतक कहा जाता है, माना टिश्यू। इंग्लिश में इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ऊतक संवर्धन एक आर्किड का पौधा होता है, पानी में पाया जाता है, इसको सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊतक संवर्धन में कोई तना, जड़ इन सब का प्रयोग नहीं करते, पर बढ़ते हुए पौधे का ऊपरी भाग से थोड़ा सा हिस्सा काट के ले लेते हैं ब्लेड से। जैसे पौधा बढ़ गया यहाँ तक, इसका ऊपरी हिस्सा जो नया बढ़ रहा है, हल्का हरे रंग का होता है ना, ऊपरी भाग से थोड़ा सा कट करके थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और उसको चॉप कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत छोटे छोटे कर देंगे और एक कांच के डिश के अंदर एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें भरपूर मात्रा में पौधे के हार्मोन, पौधे को जो एक मिट्टी से पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो सब एक पानी जैसे सॉल्यूशन में होता है। और उस मीडियम को अगार भी कहते हैं, और भी मीडियम होते हैं। उस मीडियम के अंदर गाढ़ा गाढ़ा जेल जैसा मीडियम होता है जो हमने ऊपरी भाग पीसेस करते छोटे छोटे, उसके ऊपर उसके अंदर डाल देते हैं और डालने पर क्या होता है, फिर उसको कुछ समय तक रहने देते हैं। वो हर एक छोटा टुकड़ा कुछ समय बाद एक पौधा बनना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं ऊतक संवर्धन। और फिर वो जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उस मीडियम में, उसको फिर उठाकर मिट्टी में रोपित कर देते हैं और फिर मिट्टी के अंदर वो पूरा पौधा बढ़ता है। इसे कहा जाता है ऊतक संवर्धन। तो जो छोटा छोटा टुकड़ा जैसे काटा था, इसको बहुत सारे काट, इतना बड़ा टुकड़ा लिया, ऐसे काट दिया बहुत छोटे टुकड़ों में, ये टुकड़े इतने सारे हैं और इसको इस डिश के अंदर डाल दिया, इसके अंदर सॉल्यूशन भर देंगे, इसके अंदर डाल दिए। कुछ समय के बाद ही पौधों में परिवर्तन हो जाएंगे छोटे छोटे और इनको उठाकर मिट्टी में बो देते हैं, रोपित कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर इसमें डाले गए थे, इस समूह को कैलस कहते हैं। कैलस, ठीक है, कैलस कहा जाता है इसको। तो ये तो था पौधों के बारे में। अब ये जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये सूक्ष्म जीव कवक, जिसको फंगस कहते हैं। इसे ब्रेड पर, अचार पर, खराब रोटी पर हरा हरा जमा हुआ देखते हैं, वाइट वाइट लगा हुआ देखते हैं, उसे कवक कहते हैं। तो कौन सी विधि से बढ़ते हैं? वो एक अनुकूल क्रिया में ही आते हैं। इस मौसम में जल्दी से नहीं खराब होंगी चीजें, लेकिन बरसातें आ रही होती है और गर्मी जा रही होती है, उसमें गर्माहट भी ज्यादा होती है और नमी भी होती है, धूप भी आ रही है और नमी भी है, बारिश भी हो रही है। उस मौसम में सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। वो उनके लिए प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल है, अनुकूल है वो समय उनके लिए। उसमें वो जल्दी से अपने आप को विकसित कर सकते हैं। वो टेम्परेचर उनके लिए अच्छा होता है, दही भी जल्दी खट्टी होती है उस मौसम के अंदर, चीजें भी स्पॉइल खराब होती, तो उनके लिए वो सही है, हमारे लिए नहीं। उनके लिए बढ़ने के लिए वो जो टेम्परेचर है वो ठीक है। तो ऐसे समय पर ही ऊतक संवर्धन ज्यादा होता है। वो जो हरा हरा ब्रेड के ऊपर आप देखते हैं ना, वो कवक है। उसको वैसे देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा सा उठा करके रख कर देखेंगे हिस्सा उसका, तो वो इस संरचना में आपको धागे जैसा दिखाई देगा। वैसे वो हमको पूरा हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा ब्रश से लेकर आप उसको कांच की स्लाइड पर माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। और इस विधि को कहते हैं बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या होता है, ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर डॉट डॉट है, वो हमको मतलब ऐसे टच करते तो झड़ता है। ये हिस्सा हम देख रहे होते, ये नहीं दिख पाता हमको। वो अंदर जाली जाली से छोटी डंडियां होती धागे जैसे, वो बीजाणु समासंगी है। उसके ऊपर जब हम टच करते हैं हरा हरा हाथ पे झड़ता है, वो ये है। इन गोलों के अंदर दाने ऐसे दाने दाने से होते हैं हल्के हल्के,
और इस संरचना को कहा जाता है बीजाणुधानी। बीजाणुधानी जब पूरा मिच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसकी बाहरी परत हट जाती है और ये झड़ करके गिरने लग जाते हैं। और जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ कवक फैलता जाता है, पूरी ब्रेड उतने उतने हिस्से में खराब होती जाएगी। तो ये जो निकल करके गिर रहे हैं इनको कहेंगे बीजाणु, और ये जो पूरी संरचना है इसको कहेंगे बीजाणुधानी। ये बीजाणु जब गिर करके बड़े होने लगते हैं तो इसको ही कहा जाता है राइजोपस। जब ये बड़े होने लगते हैं बीजाणु तो इसको ही कहा जाता है राइजोपस। और राइजोपस किसमें? कवक, कवक के जाल को, वो धागे से जो वो राइजोपस का जाल है कवक में। और इसी संरचना में पूरा क्या है? फंगस है, कवक है। तो ये टॉपिक आज हमने पूरा कंप्लीट करा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लैंगिक जनन।